पत्तों को पैरों से मसलते हुए 3 आदमी एक कच्चे रास्ते से आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। कंधे पर उनके राइफल्स थी और चेहरे पर उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। शार्को, क्या वो मरा हिरन और मरा टाइगर तुम्हें यहीं पर दिखाई दिया था? उन तीनों में से एक शख्स ने झाड़ी की तरफ टॉर्च करते हुए कहा, जिस पर दूसरा शख्स जिसका कोड नेम शार्को था वो आगे आता है और हैरान होते हुए कहता है, यस सर, मैंने वो मरा हिरन और मरा टाइगर यहीं पर देखा था, पर अब वो कहाँ चले गए मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। वो अभी यहीं पर थे थोड़ी देर पहले और मैंने उसे देखा था। मैं सच कह रहा हूँ, वो हिरन मरा ऐसा लग रहा था जैसे टाइगर ने उसे मारा, पर टाइगर को किसी और ने मारा था। उस टाइगर के पेट को फाड़ दिया गया था, उसके अंदर के सारे अंग बाहर आ गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसको एक खा रहा। जब मैं पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने किसी के कुछ चबाने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि शायद कोई जीव है। मैंने टॉर्च जब इस तरफ की तो एक जीव झाड़ियों में भागा। मैं उसे अच्छे से देख नहीं पाया, पर जब मैंने ये मंजर देखा मैं सकपक आ गया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों पर यकीन करिए। जिस पर मेन हेड, जिनका कोड नेम पाइथन था, वो आगे आते और उस जगह को अच्छे से देखते। जमीन पर खून और कुछ मांस के टुकड़े थे और जमीन पर घसीटने के निशान भी थे, जैसे कि कोई हिरन को और टाइगर को घसीट कर लेकर गया हो। शार्को, तुम्हारी बात में सच्चाई है, निशान तो है यहाँ पर एक बात हैरान करने वाली है। यह जहाँ पर हम हैं, ये जंगल का सेंटर पॉइंट है, दुनिया से एक तरह से कटा हुआ क्षेत्र जहाँ बस हम आर्मी वाले हैं। और यहाँ पर ऐसे टाइगर्स का पाया जाना आम बात है, पर टाइगर को कोई मार दे, ये थोड़ा सवाल करने वाली बात है। इंसान का यहाँ पर आ पाना एक तरह से नामुमकिन है। चारों तरफ टाइगर्स हैं और जिसके पास सिक्योरिटी हो और नॉलेज हो वही यहाँ तक आ सकता है, जैसे हम। पर उस टाइगर को किसने मारा होगा? एकदम से उन्हें झाड़ियों में से आवाज आई। पाइथन 2 कदम पीछे हुए। सबने अपनी राइफल तानी उस दिशा की ओर की जहां से वो आवाजें आ रही थी। इशारों में उन्होंने बात की कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। उंगलियां ट्रिगर पर आ गई कि जैसे ही जानवर बाहर आए वो उसे घायल कर देंगे। मारने का ऑर्डर उन्हें था नहीं। एकदम से कुछ सांप जैसे दिखने वाली चीज झाड़ियों से हल्की सी बाहर आई। सबने ट्रिगर से उंगली हटाई। ये तो छोटा सा सांप है, हम तो इसे देखकर डर गए। पाइथन बोले कि तभी तीसरा शख्स, जिसका कोड नेम कैम था, वो राइफल तानता है और चिल्लाते हुए कहता है, सर, ये सांप नहीं बल्कि शायद किसी का हाथ है, दूर हो जाइए। पर तब तक देर हो चुकी थी। वो सांप जैसे दिखने वाले हाथ सीधा पाइथन को पकड़ते हैं और झाड़ियों में घसीटने लग जाते हैं। कैम और शार्को पीछा करते। वो जो जीव था खींचते हुए पाइथन को जंगल के और डीप लेकर जाता जा रहा था। एक जगह पर पहुंचकर वो रुकी। आसपास कोई भी नहीं था। तभी शार्को के राइफल पर कुछ बूंदें गिरी। उसने गौर से देखा तो ये खून की बूंदें थी। शार्को ने ऊपर देखा तो जो उसने देखा उससे वो हैरान रह गया। कैम ने भी देखा तो पेड़ से बिना सर के पाइथन की बॉडी लटक रही थी। उसके पैर को उसी सांप जैसे दिखने वाले हाथों ने पकड़ा हुआ था और उस पेड़ के पत्तों के बीच से 4 आंखें उन्हें झांक कर देख रही थी। 2 बड़ी 2 छोटी। उन दोनों ने राइफल उसकी ओर तानी कि तभी एक और हाथ आया और कैम को उठाकर ले गया। शार्को को भागने में समझदारी दिखी तो वो बिना पीछे पलटे बस भागता रहा और भागते भागते वो बेस कैंप पर आ गया। वहां पर इस सिचुएशन के बारे में उसने सबको बताया और सब एक रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स में देकर उस दिशा में गए। जैसे वो सब वहां पर पहुंचे तो वहां पर कुछ नहीं, बस कैम और पाइथन के जूते, आधे खाए कपड़े और राइफल दिखाई दी जो खून से सनी हुई थी। तुरंत जनरल ने
सर्च ऑपरेशन का ऐलान किया और सारे जवान बिखर कर उस जीव को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, पर उनके हाथ कुछ न लगा। वो जीव कैसा है, वो कैसा दिखता है, बस शार्क को जानता था। और जैसा डिस्क्रिप्शन शार्को ने दिया था, उसे सुनकर जो जनरल हेड थे वो खड़े हुए और उन्होंने वापस से शार्को से पूछा, शार्को, मुझे अच्छे से याद करके बता, क्या उसका हाथ सांप जैसा दिखता था? उसकी 4 आंखें थी, लाल रंग की, 2 बड़ी और 2 छोटी, और क्या वो पेड़ पर चढ़ सकता था? जैसे शार्को ने हामी भरी, तुरंत जनरल ने हेडक्वार्टर्स में कॉल किया और उन्हें बताया कि मक्षासुर आज़ाद हो गया है। और मक्षासुर का नाम सुनकर सब उलझन में पड़ गए। ये कौन है और कैसे आज़ाद हो गया, कोई जानता ही नहीं था। जनरल उन सबको वार्निंग देते कि कोई भी इस बारे में बाहर लोकल से बात नहीं करेगा। ये बातों को गुप्त रखा जाएगा और रात के समय कोई भी पेट्रोलिंग पर अब से नहीं जाएगा। यहाँ तक कि दिन में भी कोई जंगल के अंदर तक नहीं जाएगा, क्योंकि इस जंगल पर राज करने वाला मक्षासुर आज़ाद हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ वेदा बनारस में पुरोहित का काम कर रहे थे। लोगों के लिए पूजा करते, शांति हवन करते। और इन्हीं सब के बीच में एक दिन अचानक से उनका सर दर्द होने लगा। यह सर दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और ऐसा सर दर्द उन्हें कभी भी नहीं हुआ था। वो जमीन पर बैठ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा तो एकदम से उन्हें काले कौवे उड़ते हुए दिखाई देने लगे, जो मर मर कर नीचे जमीन पर गिरने लगे। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वेदा पैनिक होने लगे। सब लोग उठाकर वेदा को मंदिर में लेकर जाते, जहां पर उन पर गंगा जल छिड़का गया। पर जैसे ही गंगा जल उन पर छिड़का गया, उनकी चमड़ी जलने लगी। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इन्हें हो क्या रहा। वेदा को बस बुरे बुरे विजन आ रहे थे, ऐसे जैसे कि कोई खतरा आने वाला है। कुछ तो है जो अपना सर उठा रहा है। वेदा को सबने लेटाया और पास गई एक डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने चेक किया तो वेदा का बीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उन्होंने उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर दी, पर वेदा जानते थे ये जो भी है ये कोई बीमारी नहीं है और वो दवाइयों से ठीक नहीं होंगे। उन्हें खुद का शुद्धिकरण करना होगा और एक खतरा है जो आ रहा है, और इसी वजह से उनका अवचेतन मन उन्हें आघात कर रहा है कि संभल जाओ, कुछ है जो आने वाला है। पर आखिर ऐसा कौन सा खतरा है और ऐसा हो क्यों रहा है? वहीं दूसरी तरफ असम के जंगलों में एक भयानक असुर अपना सर उठा रहा था, जिसका नाम था मक्षासुर।